So in this one, basically we are doing what? We are discussing questions, and which is actually the question relates to ये है MTP2 of IDD। तो इसमें बेसिकली जो थ्योरेटिकल वाले जो क्वेश्चन है उसको हम रीड कर करके रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर सपोज एग्जाम में कोई सिमिलर क्वेश्चन आए तो हम उसे टैकल कर पाए। ऑलराइट, सो इन दिस वन हम ये सारा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है एंड मैं उसको रीड करूंगी। ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस ईच क्वेश्चन वन बाय वन। तो सबसे पहले तो आएगा फर्स्ट। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा डील करता है किसको लेके। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोलता है ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स टू बी फॉलो बाय द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ऑन रिसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग अंडर सेक्शन 98 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर व्हिच इज टू बी फॉलो बाय द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। कौन सी प्रोसीजर्स है जो कि फॉलो की जाएगी, कौन सी प्रोसीजर्स है जो कि फॉलो की जाएगी बाय द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए कौन सी प्रोसीजर्स है जो कि आप फॉलो करोगे बाय द अथॉरिटी के द्वारा फॉलो की जाएगी फॉर एडवांस रूलिंग ऑन रिसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग अंडर सेक्शन 98 ऑफ द सीजीएसटी। तो कौन सी प्रोसीजर है जो कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जो डबल ए यानी कि जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग फॉलो करेगी जब उसे रिसिप्ट होगी एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग, जब उसे रिसिप्ट आएगी एडवांस रूलिंग के लिए, तो वो क्या क्या चीजों को कंसीडर करेगी। अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग शैल सेंड अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू द ऑफिसर इन हुज जुरिसडिक्शन द एप्लीकेंट फॉल्स एंड कॉल फॉर ऑल रेलेवेंट रिकॉर्ड्स। जैसे ही जो अथॉरिटी है फॉर एडवांस रूलिंग उसे रिसिप्ट मिलती है, एप्लीकेशन की रिसिप्ट मिलती है, वो सेंड करेगी कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। जैसे उसे रिसिप्ट मिलेगी एप्लीकेशन की, वो कॉपी भेजेगी एप्लीकेशन टू ऑफिसर इन हुज जुरिसडिक्शन द एप्लीकेंट फॉल। जिसमें जुरिसडिक्शन में एप्लीकेंट फॉल करता है उसको वो एक एप्लीकेशन की कॉपी भेजेगी एंड कॉल फॉर ऑल रेलेवेंट रिकॉर्ड्स भी मांगेगी। तो जैसे ही उसे कोई रिसिप्ट मिलती है एप्लीकेशन की, वो कॉपी भेजेगी एप्लीकेशन की उस जुरिसडिक्शन को जिस जुरिसडिक्शन में वो फॉल करता है, द ऑफिसर इन हुज जुरिसडिक्शन में एप्लीकेंट फॉल करता है, एंड फिर वो मांगेगी फॉर ऑल रेलेवेंट रिकॉर्ड्स। The authority for advanced ruling may then examine the application along with the records। तो जो अथॉरिटी है, फिर जो अथॉरिटी होगी फॉर एडवांस रूलिंग वो एग्जामिन करने की कोशिश करेगी कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है अलॉन्ग विद रिकॉर्ड्स में आंसर हियर एप्लीकेंट को सुनने की कोशिश करेगी। फिर जो अथॉरिटी होती है एडवांस रूलिंग वो एग्जामिन करेगी, वो देखेगी कि जो एप्लीकेशन है और जो रिकॉर्ड्स है, और फिर एप्लीकेंट को भी सुनेगी, वो देखेगी सुनेगी, वो क्या करेगी, वो देखेगी, वो देखेगी रिकॉर्ड्स को, वो क्या करेगी, जो अथॉरिटी होगी एडवांस रूलिंग की वो एग्जामिन करने की कोशिश करेगी, एप्लीकेशन को वो एग्जामिन करेगी रिकॉर्ड्स के साथ, वो सुनेगी एप्लीकेंट को। देयरआफ्टर ही विल पास एन ऑर्डर आइदर एडमिटिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। फिर वो क्या करेगी, वो पास करेगी एक ऑर्डर जिसमें वो हो सकता है कि एडमिट करे रिजेक्ट करे एप्लीकेशन। वो सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वो कॉपी भेजेगी एप्लीकेशन की ऑफिसर इन हुज जुरिसडिक्शन जो एप्लीकेंट फॉल करता है, एंड कॉल करेगी फॉर ऑल सच रेलेवेंट रिकॉर्ड्स। जो अथॉरिटी होती है फॉर एडवांस रूलिंग वो एग्जामिन करेगी द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिकॉर्ड्स, वो हियर करेगी द एप्लीकेंट। देयरआफ्टर ही विल पास एन ऑर्डर आइदर वो एडमिट करेगी या रिजेक्ट करेगी एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन होगी फॉर एडवांस रूलिंग विल नॉट बी एडमिटेड इन केसेस वेयर द क्वेश्चन रेज्ड इन द एप्लीकेशन इज पेंडिंग। हम क्या बोलते हैं, जो एप्लीकेशन होगी फॉर एडवांस रूलिंग विल नॉट बी एडमिटेड इन केसेस, वहां पे एडमिट नहीं करेगी वेयर द क्वेश्चन रेज्ड इन द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग। जहां पे क्वेश्चन रेज हुए हैं इन द एप्लीकेशन अगर ऑलरेडी पेंडिंग हो या डिसाइडेड इन द प्रीसीडिंग इन द केस ऑफ एप्लीकेंट अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जो भी एप्लीकेशन होगी फॉर एडवांस रूलिंग विल नॉट बी एडमिटेड इन केसेस, जो भी एप्लीकेशन होगी फॉर एडवांस रूलिंग विल नॉट बी एडमिटेड इन केसेस, उन केसेस में एडमिट नहीं होगी वेयर द क्वेश्चन रेज्ड इन द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग। जहां पे क्वेश्चन रेज ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं या डिसाइडेड इन एनी प्रीसीडिंग इन द केस ऑफ एन एप्लीकेंट अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। If the application is reject हो जाती है तो it should be by way of speaking order, giving the reason, वो बताएगी कि क्यों रिजेक्शन हुआ है, only after giving an और अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी एप्लीकेंट को। अगर एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है तो जो अथॉरिटी होती है फॉर एडवांस रूलिंग को प्रोनाउंस करेगी अपनी रूलिंग ऑन द क्वेश्चन स्पेसिफाइड द एप्लीकेशन बिफोर गिविंग इट्स रूलिंग। इट शैल एग्जामिन करेगी एप्लीकेशन एंड एनी अदर फर्दर मटेरियल फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट और बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिसर बिफोर गिविंग द रूलिंग। जो अथॉरिटी होगी फॉर एडवांस रूलिंग को हियर करेगी एप्लीकेंट को हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और जो भी जुरिसडिक्शनल ऑफिसर होगा सीजीएसटी एसजीएसटी का। इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू मेंबर ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। फिर हम बोलते हैं कि इफ देयर इज अगर डिफरेंस होता है ओपिनियन बिटवीन द टू मेंबर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग दे शैल रेफर करके द पॉइंट ऑन व्हिच दे डिफर टू द एपेलेट अथॉरिटी फॉर हियरिंग द इशू बिफोर गिविंग द रूलिंग। जो अथॉरिटी है फॉर एडवांस रूलिंग वो हियर करेगी एप्लीकेंट ऑन हिज अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एज वेल जो भी जुरिसडिक्शनल ऑफिसर होगा सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर कोई डिफरेंस होता है ओपिनियन बिटवीन द टू मेंबर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग दे शैल रेफर करेंगे द पॉइंट ऑन व्हिच दे डिफर टू द एपेलेट अथॉरिटी फॉर हियरिंग द इशू। जो भी अथॉरिटी होगी वो प्रोनाउंस करेगी अपनी एडवांस रूलिंग इन राइटिंग विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जो भी अथॉरिटी होगी वो प्रोनाउंस करेगी अपनी एडवांस रूलिंग इन राइटिंग विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अ कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग ड्यूली साइंड बाय द मेंबर्स एंड सर्टिफाइड प्रिस्क्राइब मैनर शैल बी सेंड टू द एप्लीकेंट द कंसर्न ऑफिसर एंड द जुरिसडिक्शनल ऑफिसर। जो भी कॉपी होगी एडवांस रूलिंग जो कि ड्यूली साइंड है बाय मेंबर जो कि सर्टिफाइड है इन प्रिस्क्राइब मैनर वो सेंड किया जाएगा टू द एप्लीकेंट एंड द कंसर्न ऑफिसर एंड द जुरिसडिक्शनल ऑफिसर। तो ये आ जाता है हमारा क्या, ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए कौन सी ऐसी प्रोसीजर्स है जो कि आपको फॉलो करनी होगी फॉर द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग और रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अगर आती है तो हमें ये सारी चीजें बतानी है। जो अथॉरिटी है वो प्रोनाउंस करेगी अपनी रूलिंग इन राइटिंग विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। इसका आंसर क्या भी आ सकता है, देन मे बी द केस जो अथॉरिटी है वो प्रोनाउंस करेगी अपनी एडवांस रूलिंग इन राइटिंग विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि लाइक Section 158(1) of CGST Act 2017 lays down that the information obtained by a public servant from the record of any proceeding under the CGST Act is confidential and cannot be disclosed. Is there any exception to this rule? Discuss and brief. Section 158 जो है CGST Act वो lays down that जो भी information obtained की जाएगी by public servant from the record of any proceeding under the CGST Act वो confidential होनी चाहिए और वो disclose नहीं होनी चाहिए। क्या कोई exception है इस rule का, डिस्कस करना है हमें ब्रीफ में। Yes, the confidential information can be disclosed की जा सकती है by public servant for certain specific purpose के लिए, such specific purpose are given in brief hereunder। हाँ, ये confidential information जो है वो disclose की जा सकती है। confidential information जो है वो disclose की जा सकती है by public servant for certain specific purpose in terms of section 158(3)। ये जो specific हम क्या बोलते हैं कि ये जो specific हम बोलते हैं कि ये जो such specific purpose होंगे वो given होंगे in the brief hereunder। for prosecution के लिए for carrying out object of the CGST Act for service of notice of recovery of demand। तो हम क्या बोलते हैं ये procedures क्या होंगी for prosecution के लिए for carrying out object of the CGST Act। for what? for prosecution के लिए for carrying out object of the CGST Act। so this will be what? for prosecution के लिए for carrying out the object of CGST Act for service of notice of recovery of demand for furnishing information to court in a
proceeding where the government is a party for audit of tax receipt or refund for inquiry into the conduct of GST officer for enabling levy realization of any tax duty in lawful exercise of power for inquiry into charge of misconduct by any professional for data entry on automated system for fulfilling the requirement under any other law in public interest. तो यस जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज की जा सकती है बाय द पब्लिक सर्वेंट फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 158 सच स्पेसिफिक पर्पस जो है वो दी है फॉर प्रोसिक्यूशन के लिए फॉर कैरिंग आउट ऑब्जेक्ट ऑफ सीजीएसटी फॉर सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ रिकवरी ऑफ डिमांड फॉर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू कोर्ट इन प्रोसीडिंग वेयर गवर्नमेंट इज अ पार्टी फॉर ऑडिट ऑफ टैक्स रिसीप्ट और रिफंड फॉर इंक्वायरी इनटू द कंडक्ट ऑफ जीएसटी ऑफिसर फॉर एनेबलिंग लेवी रियलाइजेशन ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर फॉर इंक्वायरी इनटू चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट बाय एनी प्रोफेशनल फॉर डेटा एंट्री ऑन ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट अंडर एनी लॉ इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन काफी अनफेमिलियर लग रहा है बट फिर भी हम इसको दोबारा रिकॉल करते हैं कि कौन सी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि डिस्क्लोज की जा सकती है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। तो एक्सेप्शन लेजर में की जा सकती है जब प्रोसिक्यूशन हो या कैरिंग आउट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब आपको कैरी आउट करना हो ऑब्जेक्ट ऑफ सीजीएसटी फॉर सर्विस ऑफ नोटिस, जब आपको नोटिस सर्व करना हो और रिकवरी ऑफ डिमांड, जब आपको फर्निश करनी हो इन्फॉर्मेशन टू कोर्ट इन प्रोसीडिंग वेयर द गवर्नमेंट इज अ जहाँ पे गवर्नमेंट इज अ पार्टी हो फॉर ऑडिट ऑफ टैक्स रिसीप्ट्स और रिफंड फॉर इंक्वायरी इनटू द कंडक्ट ऑफ जीएसटी ऑफिसर फॉर एनेबलिंग लेवी रियलाइजेशन ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर फॉर इंक्वायरी इनटू चार्ज और मिसकंडक्ट बाय प्रोफेशनल फॉर डेटा एंट्री ऑन ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट अंडर एनी लॉ और इन पब्लिक इंटरेस्ट। उसके बाद हमारा हु कैन ऑर्डर फॉर सर्च एंड सीजर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कौन ऑर्डर करता है सर्च एंड सीजर अंडर द प्रोविजन ऑफ इसमें? तो एक ऑफिसर जो कि रैंक का होता है जॉइंट कमिश्नर या उससे अबव का। सर्च एंड सीजर कौन ऑर्डर करता है? जो ऑफिसर होता है जिसका रैंकिंग होता है जॉइंट कमिश्नर या उससे अबव का, ऑथराइज करता है ऑफिसर इन राइटिंग टू कैरी आउट सर्च एंड सीज गुड्स डॉक्यूमेंट्स बुक्स एंड थिंग्स। सच ऑथराइजेशन कैन बी गिवन ओनली बाय द जॉइंट कमिश्नर एंड ऑफिसर हिज रैंक हैज रीजन टू बिलीव दैट गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन एंड डॉक्यूमेंट्स बुक्स और थिंग्स रेलेवेंट फॉर एनी प्रोसीडिंग्स आर हिडन इन एनी प्लेस। द कमिश्नर एंड ऑफिसर अबव हिज रैंक हैज एम्पावर टू ऑथराइज एनी ऑफिसर टू कैरी आउट सर्च सीजर कैन हिमसेल्फ टू कैरी आउट सर्च एंड सीज सच गुड्स डॉक्यूमेंट्स एंड थिंग्स। तो हम क्या बोलते हैं कौन ऑथराइज करता है? एक ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर और अबव ऑथराइज करता है ऑफिसर इन राइटिंग में देता है कि आप करो सर्च सीजर करो डॉक्यूमेंट्स सर्च करो सीज करो गुड्स, क्या करो सर्च करो सीज करो गुड्स को डॉक्यूमेंट्स को बुक्स को थिंग्स को। सच ऑथराइजेशन कैन बी गिवन ओनली बाय जहां पे जेसी ऑफिसर जो होता है उससे अबव की रैंकिंग हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी गुड्स लायबल है फॉर कॉन्फिस्केशन कोई भी डॉक्यूमेंट बुक्स और थिंग्स जो भी रेलेवेंट है टू एनी प्रोसीडिंग आर हिडन इन अ प्लेस। जॉइंट कमिश्नर ऑफिसर अबव हिज रैंक हैज एम्पावर टू ऑथराइज एनी ऑफिसर टू कैरी आउट सर्च एंड सीजर कैन हिमसेल्फ कैरी आउट सर्च सी सच गुड्स डॉक्यूमेंट एंड थिंग्स। उसके बाद आता है हमारा हु कैन ऑर्डर की हो गया। स्टेट द साइलेंट फीचर्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट टू एक्सपोर्टर। साइलेंट फीचर क्या होगा? एस्पेक्ट्स ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट टू एक्सपोर्टर्स। हम क्या बोलते हैं? स्टेट द साइलेंट एस्पेक्ट्स। व्हाट यू नीड टू डू इज टू स्टेट द साइलेंट एस्पेक्ट्स क्या है ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट टू एक्सपोर्टर्स। Annual advance authorization would be issued किया जाएगा to exporter having past export performance and at least preceding 2 financial year to enable them to import the inputs required by them on annual basis. Advance authorization for annual requirement shall only be issued for items notified SION and not on the basis of ad hoc norms under self-declared authorization where the standard input-output norms does not exist. Annual advance authorization in terms of CIF value of imports will be granted up to 300% of FOB value of physical exports in preceding financial year and FOR value of deemed export in preceding year or 1 crore whichever is higher. तो हम क्या बोलते हैं? एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन वुड बी इशू टू एक्सपोर्टर हैविंग पास्ट एक्सपोर्ट। हम क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन है वो इशू किया जाएगा टू एक्सपोर्टर जिसका पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हो इन एटलीस्ट टू फाइनेंशियल ईयर्स। हम क्या बोलते हैं? एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन वुड बी इशू, जो भी हमारा एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन होगा वो इशू किया जाएगा टू एक्सपोर्टर हैविंग पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन एटलीस्ट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर टू एनेबल देम to import inputs required by them on annual basis। जो भी हमारा एडवांस ऑथराइजेशन होगा फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट शैल बी इशू फॉर आइटम्स जो कि नोटिफाइड है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एड हॉक नॉर्म्स एंड सेल्फ डिक्लेयर्ड ऑथराइजेशन वेयर द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स डज नॉट एक्सिस्ट। जो हमारा एडवांस एनुअल ऑथराइजेशन होगा इन टर्म्स ऑफ सीआई वैल्यू ऑफ इंपोर्ट विल बी ग्रांटेड अप टू 300% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ physical export in preceding financial year or FOR value of deemed export in preceding year or 1 crore whichever is higher। जो भी हमारा एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन होगा वो इशू किया जाएगा एक्सपोर्टर्स को जिनका पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन एटलीस्ट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर टू एनेबल देम टू इनपुट रिक्वायर्ड बाय देम ऑन एनुअल बेसिस। जो भी हमारा एडवांस ऑथराइजेशन होगा फॉर हम बोल रहे हैं स्टेट कीजिए व्हाट आर द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट टू एक्सपोर्टर्स। स्टेट द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन। आप बताइए व्हाट आर द सैलिएंट एस्पेक्ट या एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट टू एक्सपोर्टर्स। स्टेट द सैलिएंट एस्पेक्ट क्या है फॉर एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट। हम क्या बोलते हैं? व्हाट वुड बी द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट इन एक्सपोर्टर्स। एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन वुड बी इशूड टू एक्सपोर्टर हैविंग पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन एटलीस्ट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर टू एनेबल देम टू import the inputs required by them on annual basis. Advance authorization for annual requirement shall only be issued for items जो कि notified है in the standard input output norms and not on the basis of ad hoc norms and a self-declared authorization where the SION does not exist. Annual advance authorization in terms of CI value of imports will be granted up to 300% of FOB value of physical exports in a preceding financial year or FOR value of deemed export in preceding year or 1 crore whichever is higher। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन होता है वो इशू होता है टू एक्सपोर्टर जिनका पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन एटलीस्ट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर टू एनेबल देम टू इनपुट द इनपुट रिक्वायर्ड बाय देम ऑन एनुअल बेसिस। एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट शैल बी इशू ओनली फॉर आइटम्स जो कि नोटिफाइड होंगे एंड व्हिच इज नॉट ऑन एड हॉक नॉर्म्स सेल्फ डिक्लेयर्ड ऑथराइजेशन वेयर SION डज नॉट एक्जिस्ट। एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन इन टर्म्स ऑफ CI value of imports will be granted up to 300% of FOB value of physical export in a preceding financial year and FOR value of deemed export in preceding year or 1 crore whichever is high। तो ये मेनली हमारे जो 6 क्वेश्चन प्योरिटी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है उसके बारे में हमने थोड़ा सा रीड किया है। उसके अलावा प्योरिटी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आई थिंक नहीं है, बाकी सब क्वेश्चन सेट की टेस्टिंग है। There is one more question. That is fifth का question number B. Message on-site trader एक registered person है जो कि receive करे an order which is passed by adjudicating authority on 23rd January. So site order was duly communicated to message on-site trader on the very same day. Agreed by the order, message on-site trader filed an appeal with the appellate authority on 16th February. During the appeal proceeding, a competent court issued an order stating that the proceeding before the appellate authority for a period commencing on this to this. Based on the following information, determine कीजिए कौन सा ऐसा last day है by which the appellate authority can pass its order. हम बोल रहे हैं कि मैसेज ऑन साइट राइटर एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि रिसीव करा है ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन 23rd जनवरी। जो साइट ऑर्डर है वो ड्यूली कम्युनिकेट हुआ है टू मैसेज ऑन साइट राइटर्स ऑन द वेरी सेम डे।
agreed by order on site trader file an appeal with the appellate authority on 16 February को उसने फाइल किया. During the appeal proceeding, a competent court issued an order saying that the proceeding before the appellate authority for a period commencing from 1st May 2024 to 30th June this. Based on the above information, determine the last date by which the appellate authority can pass its order. ये है हमारा 5th का जो हमारी अपीलेट अथॉरिटी होती है वो मस्ट ऑर्डिनली डिसाइड करे एन अपील विद इन 1 ईयर. जो हमारी अपीलेट अथॉरिटी है वो मस्ट ऑर्डिनली डिसाइड करे अपील विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट इट वाज फाइल्ड. हाउएवर इफ द प्रोसीडिंग आर स्टेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल दिस स्टेड पीरियड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन. इन द गिवन केस ऑर्डर वाज कम्युनिकेटेड ऑन जनवरी 23 एंड अपील वाज फाइल्ड ऑन फरवरी 16 2024. तो ऑर्डर कम्युनिकेट किया कब हुआ 23 को और अपील कब फाइल हुई 16 Feb 24 को. अपीलेट अथॉरिटी मस्ट ऑर्डिनली फाइल एन अपील विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट द अपीलेट अथॉरिटी मस्ट ऑर्डिनली डिसाइड एन अपील विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट इट वाज फाइल्ड. तो इन द ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ 23 को और फाइल किया है 16 फरवरी 24 को एंड द स्टे ऑर्डर वाज इन इफेक्ट फॉर 61 डेज. तो स्टे ऑर्डर कब तक रहा 61 डेज के लिए यानी कि 1 मई 24 से 30 जून तक. देयरफॉर द ऑर्डिनरी 1 ईयर पीरियड जो होगा फ्रॉम Feb 16 2000 व्हिच वुड हैव एंडेड ऑन Feb. तो 1 ईयर पीरियड कब लैप्स होगा Feb 16 24 से Feb 16 25 तक विल बी एक्सटेंडेड विद 61 डेज एक्सटेंड होगा. 61 डेज एक्सटेंड होगा यानी कि अप्रैल Feb मार्च और मतलब 61 डेज जो है 18 अप्रैल 2025 को लैप्स हो जाएंगे. इज द लास्ट डे फॉर द लास्ट डे फॉर अपीलेट अथॉरिटी टू पास इट्स ऑर्डर. उसको विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट से ऑर्डर पास करना होगा. तो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट का है 16 Feb से 1 साल काउंट करो वहां से 1 साल दिन देना. उसके बाद जहां 61 डेज लैप्स होंगे क्योंकि हमने क्या बोला है duly agreed by the order did file an appeal to the appellate during the appeal proceeding a competent court issue an order saying the proceeding before the appellate authority for a period जो कि commence हुआ है मई से जून तक. तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है मई से जून तक हुआ है तो मई और जून 1 मई से 30 जून कितने डेज हो गए ये वाले 61 डेज. तो 1 ईयर उसके बाद 61 डेज हमारे लैप्स हो रहे हैं. 16 28 माइनस Feb मार्च एंड अप्रैल 18 अप्रैल को 61 डेज 1 ईयर के बाद. विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट इट वाज फाइल्ड हाउएवर इफ द प्रोसीडिंग इज स्टेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल दिस स्टे पीरियड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन. देखो वैसे तो विद इन 1 ईयर होना चाहिए फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज फाइल्ड बट अगर सपोज कोई कोर्ट प्रोसीडिंग की वजह से कोई स्टे पीरियड आ जाता है तो उसे हमें एक्सक्लूड करना है. तो इसमें क्या था कि ड्यूरिंग द अपील प्रोसीडिंग कंप्लीट कोर्ट इश्यूड ऑर्डर स्टेइंग द प्रोसीडिंग बिफोर अपीलेट फॉर अ पीरियड कमिंग एक स्टे ऑर्डर आ गया तो वो 61 डेज का था तो 61 डेज हमने आगे बढ़ दी. तो ये इजी क्वेश्चन है कवरेबल हम इस एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो ये भी हमारा प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. ये हो जाता है हमारा. उसके बाद इसी का ए वाला पार्ट भी प्योरली थ्योरेटिकल है ऑलमोस्ट. उसमें क्या बोला है कि Blue Studio collected a GST on the goods supplied by it from its customer on the belief that the said supply is taxable. However, later it discovered that goods supplied by it are exempt from GST. The account of Blue Studio advised that it is that the amount mistakenly collected by Blue Studio representing that the tax was not required to be deposited with the government. Blue Studio has approached you for seeking the advice on the same. You are required to advise that elaborating the relevant provision. Blue Studio collected a GST on the goods जो कि उसने supply किए from the customer on the belief that the supply is taxable. However, later it is discovered. देखो पहले क्या उसने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर लिया और बाद में उसे पता चलता है कि ये जो उसने कलेक्ट किया अमाउंट तो ये तो एग्जैक्ट था. एंड द अकाउंटिंग ऑफ Blue advised that it is mistakenly उसने कलेक्ट कर दिया है representing that the tax was not required to be deposited with the government. और वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टैक्स रिक्वायर्ड नहीं है गवर्नमेंट को डिपॉजिट क्योंकि एग्जाम था. ब्लू स्टूडियो हैज अप्रोच्ड आप उसको एडवाइस दो. उसने ऐसी चीज पे टैक्स कलेक्ट कर लिया जो ऑलरेडी एग्जाम है तो गवर्नमेंट को पे नहीं करना है. तो उसको उस केस में क्या करना चाहिए ये हमें एडवाइस करना है. तब बोलते हैं कि जो प्रोविजन है ऑफ सेक्शन 66 ऑफ द CGST एक्ट 2017 मेक इट मैंडेटरी ऑन ब्लू मोरो स्टूडियो टू पे अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन रिप्रेजेंटिंग टैक्स अंडर दिस एक्ट टू द गवर्नमेंट. सेक्शन 76 stipulated notwithstanding anything to the contrary contained in any order or direction of any appellate authority or appellate tribunal or court in any other provision of CGST act or the rules made thereunder or any other law for the time being in force, every person who has collected from any other person any amount as representing the tax under this act has not paid the said amount to the government shall forthwith pay the said amount to the government irrespective of whether the supply in respect of which such amount are collected are taxable or not. Where any amount is required to be paid to the government as mentioned above and which has not been so paid, the proper officer may serve on the person liable to pay such amount a notice requiring him to show cause as why the said amount as specified in the notice should not be paid by him to the government and why a penalty equivalent to the amount specified in the notice should not be imposed on him under the provision को बताया पहले. The proper officer shall after considering the representation if any made by the person on whom the show cause notice is served determine that the amount due from such a person and thereupon such a person shall pay the amount so determined. The person who has collected any amount as representing the tax but not deposited the same with the government shall in addition to paying the said amount determined by the proper officer shall also be liable to pay interest thereon. Interest is payable at the rate specified under section 50. Interest is payable from the government. Such amount was collected by him to the date of such amount is paid by the government. The proper officer shall issue करेगा order within 1 year excluding the period of stay from the date of issue of notice. The proper officer in his order shall set out the relevant facts and the basis of his decision भी बता देगा. तो एक बार हम इसको फिर से पढ़ते हैं कि ये क्या बोला जा रहा है इसमें. जो प्रोविजन है हम क्या बोलते हैं कि जो प्रोविजन है ऑफ सेक्शन 76 ऑफ द CGST एक्ट 2017 का make it mandatory on Blue Studio to pay amount collected from other person representing the tax under this act to the government. Section 76 stipulated notwithstanding anything to the contrary contained in any order or direction of any appellate authority or appellate tribunal or court or in any other provision of the CGST act or the rules made thereunder or any other law for the time being in force, every person who has collected from any other person any amount as representing the tax under this act has not paid the said amount to the government shall forthwith pay the said amount to the government irrespective of whether the supplies in respect of which such amount was collected are taxable or not. Where any amount is required to be paid to the government as mentioned above and which has not been paid, the PO serve on the person liable to pay such amount a notice requiring him to show cause as why the amount is specified in the notice should not paid to him paid by him. government को क्यों नहीं पे किया क्योंकि PO तो नोटिस भेजेगा और पेनल्टी लगा देगा. PO representation को consider करके if any made by the person on whom show cause notice is served determine the amount due from such a person and thereupon such a person shall pay the amount so determined. The person who has collected any amount as representing the tax but not deposited the same with the government shall in addition to paying the said amount determined by the proper officer shall also be liable to pay interest thereon. Interest is payable at the rate specified under section 50. Interest is payable from the date such amount was collected by him to the date such amount is paid by him to the government. The proper officer shall issue करेगा order within 1 year excluding the period of stay order from the date of issue of the notice. The proper officer in his order shall set out the relevant facts and the basis of decision क्या है and all such things. Okay, अब उसके बाद हमारा आता है yes. Then हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट आता है कि रवि इंपोर्टर है वो इंपोर्ट कर रहा है कुछ गुड्स वो डिपॉजिट भी कर रहा है वेयर हाउस में 12 अप्रैल एंड दिस गुड्स वर री-एक्सपोर्ट किए जा रहे विदाउट पेमेंट. मतलब पहले तो वो क्या कर रहा है कि उसे इंपोर्ट कर रहा है फिर उसे वापस री-एक्सपोर्ट कर रहा है बिना किसी ड्यूटी ऑफ पेमेंट ऑन 15 अगस्त को.
with reference to the custom act 1962 discuss whether any interest under section 61 of the custom act 1962 is payable, क्या रवि कोई इंटरेस्ट पे करेगा या नहीं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर। Yes, yeah. As per section 61 of custom act 1962, if goods remain in a warehouse beyond a period of 90 days, अगर 90 days के बाद वो रहते हैं from the date on which the order under section 60 is made, interest pay करना पड़ेगा 15% on the amount of duty payable at the time of clearance of the goods for the period from the expiry of said 90 days till the date of payment of duty on the warehouse goods. In this case, the apex court has held that when the goods at the time of removal from warehouse are wholly exempted from payment of duty, the liability to pay interest cannot be settled on a non-existing duty. Liability to pay interest under section 61 is solely dependent upon the exigibility or actual liability to pay duty. In case of liability to pay duty is nil, the interest will also be nil. Therefore, since in this case the goods have been re-exported without payment of duty, no interest is payable by Ravi. क्योंकि re-export किए बिना किसी payment of duty तो interest भी applicable नहीं है। इंटरेस्ट कब लगता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन द वेयरहाउस गुड्स। अब यहाँ पे 12 अप्रैल को उसने किया था 15 अगस्त को, या 90 डेज एक्सपायर कब होंगे 30 माइनस अप्रैल मई जून जुलाई के 20 डेज, जुलाई के 10 डेज, जुलाई के 11 डेज, 10 जुलाई को वैसे तो हमारा 90 डेज एक्सपायर हो जाता है। As per section this, if goods remain in a warehouse beyond a period of 90 days from the date on which the order under section is made, from the date of order to 90 days, interest is payable at the rate of 15% on the amount of duty payable at the time of clearance for the period from the expiry of said 90 days till the date of payment of the duty on the warehouse goods. When goods at the time of removal from such a warehouse are wholly exempted, but goods जो है removal वाले टाइम से warehouse से wholly exempted है, कोई पेमेंट नहीं हो रहा है from payment of duty, कोई ड्यूटी नहीं लग रही, तो liability to pay interest cannot be settled on a non-existing duty. अगर कोई पेमेंट नहीं लग रहा है तो फिर कोई ड्यूटी नहीं होगी। liability to pay interest under is only dependent upon the exigibility or actual liability to pay duty. In this case liability to pay is nil। देखो वो जो है warehouse से nil, मतलब कि कोई rate of duty पे नहीं लग रहा है, अगर कोई rate of duty पे नहीं लग रहा है तो उसकी interest liability भी क्या हो जाएगी nil। therefore यहाँ पे कोई पेमेंट ऑफ ड्यूटी नहीं तो कोई इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं लगेगा। ये पहले प्रोविजन लिखना है कि 90 days interest would be applicable at the rate of 15% from the 90 days from the date of order, from the expiry of 90 days from the date of order। अगर यहाँ पे कोई पेमेंट ऑफ ड्यूटी नहीं हो रहा है, wholly exempt हो रहा है, तो कोई इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं लगेगा। जो नीरव इन वाला हिंदी काम वो पढ़ेंगे, वेरीफाइड एड्रेस रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स एंड टैक्स लायबिलिटी डिपेंडेंस। एक फोर्थ का ए वाला भी है, उसे भी एक बार रीड कर लेते हैं। उसके बाद तो आई थिंक एक काम करते हैं, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन सम अनदर वीडियो बिकॉज़ दो क्वेश्चन और हैं, बाकी तो प्रैक्टिकल भी है, तो वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो, राइट।